सम्मिलित कीजिए। इसमें मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस। भैया ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था आपसे एआई आधारित समिट, एआई सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस के अंदर। ध्यान दीजिए सन 2025 का आयोजन रहा है ये। यूनेस्को के आयोजन की भी अगर हम बात करते हैं सन 2025 वाला, तो ये भी कहाँ पे रहा है? पेरिस फ्रांस के अंदर। आगे आगे समर कार्निवाल की अगर हम बात करते हैं सन 2025, इसका आयोजन कहाँ पे? लद्दाख। समर कार्निवाल कहाँ पे? लद्दाख। हाँ, हेमिस महोत्सव पूछेगा आपसे, हेमिस। अगर हेमिस फेस्टिवल के बारे में पूछा है, हेमिस फेस्टिवल ये भी कहाँ पर? लद्दाख। कब का? सन 2025 वाला। आगे बढ़िएगा, लोक संवर्धन पर्व की बात करेगा कहाँ पर? दिल्ली। लोक संवर्धन पर्व कहाँ पे? दिल्ली। पुस्तक मेला कहाँ पे? दिल्ली। भारत पर्व कहाँ पे? दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, डोंगरी फूड फेस्टिवल पूछेगा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। डोंगरी एक प्रकार की यहाँ की जनजाति है और वो एक प्रकार का फूड फूड फेस्टिवल मनाती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर होगा 4, 4 के बाद 3, 4 3 2 1। कहाँ है? 4 3 2 और 1। उत्तर लगा लीजिएगा बी। उत्तर बी लगा लीजिएगा। सिग्मो के बारे में जानते हैं आप लोग? सिग्मो, सिग्मो सन 2025 का आयोजन कहाँ पर? गोवा। सिग्मो त्योहार 2025 वाला कहाँ पर? गोवा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिग्मो त्योहार सन 2025 वाला हो जाएगा आपका गोवा के अंदर। अब यही से ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लेमिंगो के बारे में पूछेगा, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो के बारे में अगर पूछेगा, फ्लेमिंगो सन 2025 वाला कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, नेलापट्टू पक्षी बर्ड के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन करा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न दिया, काला घोड़ा फेस्टिवल तो पता ही होगा सबको, महाराष्ट्र के अंदर, सब जानते हैं। हेरात फेस्टिवल कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। चिराओ कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम। चिराओ कहाँ पर? मिजोरम। आगे तीसरा लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर? भद्रवाह, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम लेह लद्दाख की बात करते हैं तो हाल ही में स्टेट का दर्जा देने के लिए, स्टेट का दर्जा लेने के लिए अभी हाल ही में स्टेट का दर्जा प्रदान करने के लिए हाल ही में प्रदर्शन हुआ कहाँ पर? लेह लद्दाख के अंदर। और लेह की राजधानी, लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। लद्दाख जब स्थापित हुआ था 31 तारीख अक्टूबर, 31 अक्टूबर सन 2019। इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 2। एक जिला था लेह, दूसरा कौन सा? कारगिल। लेकिन अब जिलों की संख्या कितनी बढ़ी? 5, बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। ध्यान दीजिए भैया, पहलगांव की अगर हम बात करते हैं तो पहलगांव वही संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर हमला हुआ था। और पहलगांव का हमला ये कब हुआ था? 22 तारीख को ना। हाँ, 22 तारीख को अप्रैल में हमला हुआ था सन 2025। 22 अप्रैल सन 2025 को हमला होता है। और इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले कौन है? द रेजिडेंट फ्रंट। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी लिया और टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला कौन है? अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, और इस हमले में कितने लोग मारे गए थे? 26 लोग। 26 लोग धर्म पूछकर इनको मारा गया था, 26 लोगों को। और ध्यान दीजिएगा, इस पर एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने अहम फैसला लिया। कमेटी ने फैसला कब लिया? फैसला तो कमेटी ने फैसला लिया था 6 मई को। कब? 6 मई सन 2025। और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 6-7 मई सन 2025 को। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पश्चिमी छोर पर, कौन से छोर पर? पश्चिमी छोर पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के पश्चिमी छोर पर एक मॉक ड्रिल करा गया जिसका नाम क्या है? सील्ड। क्या नाम रखा गया? सील्ड नामक ऑपरेशन सन 2025 भारत के किस तट पे? पश्चिमी। और भैया अगर हम पूर्वी की बात करते हैं, पूर्वी भाग में ऑपरेशन अभ्यास, पूर्वी भाग में ऑपरेशन अभ्यास। ध्यान दीजिए, अभी अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर अपने भाषण में कहा कि ऑपरेशन महादेव के तहत द रेजिडेंट फ्रंट के कितने आतंकियों को मारा गया? तो 3। कितनों को मारा गया? 3 को मारा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर पूछेगा तो पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंधु पूछेगा तो म्यांमार, सॉरी ईरान, और ऑपरेशन ब्रह्मा पूछा तो कहां? म्यांमार, और ऑपरेशन गंगा पूछा तो यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति कहां पे? अफगानिस्तान। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि 19 मई को अपने परिग्रहण पत्र जमा करके न्यू डेवलपमेंट बैंक का पूरा सदस्य कौन बना? सूरीनाम। अल्जीरिया बना भैया। कौन बना? अल्जीरिया। अल्जीरिया बना, अल्जीरिया। अगर हम एनडीबी की बात करते हैं, एनडीबी की अगर हम बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अगर हम एनडीबी की बात करेंगे, एनडीबी की, तो एनडीबी एक प्रकार का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एक प्रकार का ये ब्रिक्स बैंक है। क्या है? ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब ब्रिक्स का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। ब्रिक्स में शामिल देश 5 जो संस्थापक सदस्य देश थे, जिसमें कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी के द्वारा, इन 5 देशों द्वारा स्थापित करा गया। क्या है? क्या रही है ना? अच्छा, हाँ ठीक है, स्थापना करा गया। हाँ भाई, ई बाद में आया था, बाकी 9 में जुड़े थे यही। एनडीबी की स्थापना की गई। एनडीबी की जो स्थापना है, एनडीबी की स्थापना करा गया सन 2014 में, लेकिन इसने अपना कार्य संचालन करना शुरू कर दिया। संचालन हो गया इसका कब? सन 2015 से। अगर हम एनडीबी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? तो एनडीबी का मुख्यालय कहां पे है? संघाई में। कहां पर? बढ़िएगा आगे। बाकी पेरिस से ध्यान दीजिएगा, पेरिस से पता है ना आप लोग को? पेरिस से ध्यान दीजिएगा, एआई समिट कहां पे होती है? पेरिस के अंदर। सूरीनाम की बात करते हैं, सूरीनाम। डब्ल्यूएचओ ने कुछ कहा क्या? डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 100% मलेरिया मुक्त कौन हो गया है? सूरीनाम हो गया है। आगे अगर हम वेनेजुएला, कोई वेनेजुएला से बात नहीं है। आगे प्रश्न है क्या है? शांति का नोबेल मारिया कोरिना कहां से बिलोंग करती हैं? वेनेजुएला से। बस। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी। कहां पर? बिहार के अंदर। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व पूछेगा, पहला
पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि। अगर हम पेंच की बात करते हैं कहां पर? मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में डार्क स्काई पार्क, प्रश्न करेगा आपसे डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया कहां पर? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। सत्यमंगलम की बात करते हैं तो इसको T+2 अवार्ड, T+2 अवार्ड ये किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ध्यान दीजिए। क्या भैया नहीं जा रहा है आवाज? तो आवाज को क्या हुआ जी? अब ठीक है? नहीं सही है? चलिए ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया। डार्क स्काई पार्क पेंच। और पहला टाइगर रिजर्व पूछेगा बिहार का कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि। और अभी भी है पहला और एकमात्र। ध्यान दीजिए एक और टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर बनाने की बात हो रही है। कहां पर? कैमूर। जो कैमूर वन्य विहार है, कैमूर वन्य विहार के अंदर, कैमूर वन्य विहार में एक टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, अभी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है और बन भी जाएगा। बनेगा तो बिहार का दूसरा होगा और भारत का कौन सा होगा? 59वां होगा। ध्यान दीजिएगा। 58वां टाइगर रिजर्व पूछेगा। 58वां ये कौन सा होगा? माधव टाइगर रिजर्व। और है कहां पे? कहां पर होगा? एमपी। ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? कौन सा होगा? श्रीशैलम। श्रीशैलम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टाइगर। सुनिए ना, अरे यार मेरी बात सुनो। उड़ीसा के अंदर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन उसकी घोषणा को आगे चल के रद्द कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा के अंदर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, आगे चल के उसकी घोषणा को रद्द कर दिया गया। तो अभी फिलहाल मार्च के डेटा के अनुसार अपने पास टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 58। और अगला बढ़ेगा तो 59वें नंबर का कौन बढ़ेगा? कैमूर। उड़ीसा के अंदर हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित करा गया था, जिसको अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। आगे इसको बना लीजिएगा, बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करिए। ई नागरिक 2.0 पोर्टल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। सही विकल्प का चयन करिए। सही ढूंढना है कि क्या? अच्छा ठीक है, सही दिया है कि योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम योग, अरे यार हमको बोलने दो कम से कम। योग नीति को लागू करने वाला, योग नीति को लागू करने वाला अगर पूछेगा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड होगा। कौन होगा? उत्तराखंड ने योग नीति को लागू किया। और ध्यान दीजिएगा 11वां योग महोत्सव के अवसर पर, 11वां योग महोत्सव के अवसर पर इसको लागू किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड की सरकार द्वारा योग नीति को लागू किया गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दिया है आपका मिसेज बिहारी 2025 का अवार्ड ऐश्वर्या राज को दिया गया। बात क्या है? सही है। ई नागरिक 2 पोर्टल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में किया गया, कोई बताए कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश में। यानी उत्तर कौन सा? ए और सी सही है, लिख लीजिएगा। ए और सी सही विकल्प है। ए और सी सही विकल्प है। बाई मिस्टेक लगता है यहाँ पर सी होना चाहिए। चलिए बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि कच्छ गुजरात में देश का पहला अपग्रेड हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा शुरू करा गया? रिलायंस ऑटोमोबाइल की, अडानी, स्पेसएक्स या स्टारलिंक? उत्तर क्या होगा? अडानी। अडानी समूह द्वारा शुरू करा गया। और ध्यान दीजिएगा मुंद्रा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा। मुंद्रा पोर्ट का नाम सुना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का, सॉरी निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, जहां पे सर्वाधिक आयात और निर्यात होता है। ये एक प्रकार का निजी बंदरगाह है। और सर्वाधिक इंपोर्ट और सर्वाधिक एक्सपोर्ट कहां से होता है? तो यहीं से होता है। आगे स्पेस एक्स की बात करते हैं। एलन मस्क की एक कंपनी हो जाएगी, एलन मस्क की कंपनी। और ये कंपनी कहां की है? तो अमेरिका। अमेरिका की एक प्रकार की प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसने एक रॉकेट का निर्माण किया जिसका नाम क्या हो जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट। ध्यान दीजिए, इसका एक भी अभियान अभी तक असफल नहीं हुआ है। स्टारलिंक की बात करते हैं। स्टारलिंक नामक कंपनी किसके द्वारा संचालित की जा रही है? किसकी कंपनी है? एलन मस्क। स्टारलिंक की बात करेंगे, एलन मस्क। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी एक प्रकार की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। ध्यान दीजिएगा। और ये उपग्रहों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे। उपग्रहों के लिए या सैटेलाइट के लिए इंटरनेट सेवा देने के लिए ध्यान दीजिएगा कंपनी कौन सी है? तो स्टारलिंक। आगे दिया है आपका रिलायंस। बस ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम रिलायंस ऑटोमोबाइल छोड़कर अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गुजरात के अंदर एक वनतारा स्थापित किया गया। वनतारा वन्यजीव को स्थापित किया गया रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। और कहां पे किया गया? तो गुजरात के जामनगर में। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम किस राज्य में संचालित किया गया? दिल्ली के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर या गुजरात के अंदर? एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस राज्य में संचालित किया? बंगाल में कि गुजरात में? यार अरे यार, बंगाल, गुजरात नहीं, दिल्ली। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहां रखी गई? तो ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला। प्रश्न करेगा आपसे भारत में, मत बोलिए, हमें पढ़ाने दीजिए, ठीक है। भारत में ग्रीन डेटा सेंटर
भारत में ग्रीन डेटा सेंटर की अगर बात करते हैं, ग्रीन डेटा सेंटर, भारत में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला ये कहाँ पे, इंदौर के अंदर, सूरत के अंदर, कोझिकोड में या गाजियाबाद में? उत्तर क्या होना चाहिए? नहीं, गाजियाबाद में तो नहीं होगा। गाजियाबाद में ध्यान दीजिए, पढ़ के आए हो ना तो बताओ ना कम से कम। गाजियाबाद के अंदर ध्यान रखिएगा, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कहां पर स्थापित किया गया? तो गाजियाबाद के अंदर। क्या होना चाहिए उत्तर भैया? इंदौर होगा, लगा लीजिएगा उत्तर इंदौर। और कोझिकोड की बात करते हैं, एक प्रकार का साहित्यिक शहर है। कौन सा शहर है ये? साहित्यिक शहर कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड। यूनेस्को के अंदर साहित्यिक शहर कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड। और अगर हम सूरत की बात करते हैं, सूरत, सूरत से ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई, एक्यूआई में सेकंड टॉप पर, सेकंड टॉप पे कौन हो जाएगा? तो सूरत। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में फर्स्ट टॉप पे कौन होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स में फर्स्ट टॉप पे कौन हो जाएगा? तो इंदौर होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वाटर प्लस सिटी, लाइए देखें तो, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड था ना गाजियाबाद में? कहाँ है? इधर है। अरे यही है ना, इसी पेज पे। भारत का ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला साहिबगंज, साहिबाबाद, गाजियाबाद के अंदर। हाँ, इसका उत्तर लगा लीजिएगा गाजियाबाद। ये ठीक है, यहां से ये कट करके उत्तर लगा लीजिए, बोलिए मत आप लोग, ठीक है? आगे प्रश्न दिया है, राशि, अरे अब कम बोलो, यहां से बैठने वाला जितना भी छात्र, अब आवाज निकली तो आज के बाद फिर पीछे करेंगे। दिया है कि हल्दी बोर्ड के संबंध में सही कथन का चयन करिए। 29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हल्दी निर्यात करने का टारगेट रखा है। बात अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो अमेरिका, भारत, भूटान या बांग्लादेश? उत्तर क्या हो जाएगा? भारत होगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एसला पूछेगा कहां पे हो जाएगा? श्रीलंका में। एसला कहां पे है? श्रीलंका। वीर भवानी की बात करेगा कहां पे? जम्मू कश्मीर। और पेसोन पोया महोत्सव कहां पे? श्रीलंका। अगर हम नक्शा की बात करते हैं, नक्शा, अगर हम नक्शा की बात करेंगे, नक्शा, तो नक्शा को शुरू करा गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नक्शा को शुरू किया गया। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नक्शा को शुरू किया गया। नक्शा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका, गलत सुमेलित है आपका डी। आगे प्रश्न दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सी केयर 2.0 की किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कोयला, शिक्षा, आयुष या रक्षा? उत्तर क्या होगा? कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय का एक पोर्टल है, पोर्टल, कोयला मंत्रालय का एक पोर्टल है, पोर्टल का क्या नाम होगा? निर्माण पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? निर्माण पोर्टल। जिसमें कितना पैसा देने की बात की गई? 1 लाख। कहा गया कि यूपीएससी पास करने वाले को कितना पैसा? 1 लाख। आयुष मंत्रालय की बात करेंगे, आयुष मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा जन आरोग्य के बारे में। तो जन आरोग्य जो डिजिटल पहल है, डिजिटल पहल, जन आरोग्य डिजिटल पहल को लागू करने वाला कौन है? आयुष मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, घोषणा किया गया रक्षा सुधार का वर्ष, रक्षा सुधार के वर्षों की घोषणा किया गया, रक्षा सुधार का वर्ष घोषित किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। और कब का वर्ष घोषित किया गया? तो सन 2025 का साल। आगे शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय पहले एमएचआरडी था, लेकिन अब बदल के क्या हो गया है? तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। आगे प्रश्न दिया है कि टाइगर ट्रंप 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया, टाइगर ट्रंप भारत और कौन होगा? भारत और कौन हो जाएगा? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है टाइगर ट्रंप। और ध्यान रखिएगा, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, इसका चौथा संस्करण 1 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जाएगा। बात अपने आप में क्या है? सही है। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि 24 से 30 अप्रैल 2025 मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? टीकाकरण सप्ताह मनाया गया सन 2025 में। सन 2025 में जो टीकाकरण सप्ताह मनाया गया, टीकाकरण जो सप्ताह मनाया गया, पूछा इस सप्ताह का, टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या हो जाएगा? तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से क्या है? संभव है। बना लीजिएगा। अब देखो, अगर हम टीकाकरण सप्ताह की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कहां से करेगी? शुरुआत, टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत कहां से करेगी? तो दिल्ली से। कहां से करेगी? नई दिल्ली से इस टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत करेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत कहां से करेगी? नई दिल्ली। और प्रश्न करेगा भारत, कहने दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन वैली परियोजना, भारत की पहली हाइड्रोजन वैली परियोजना महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक या तमिलनाडु? उत्तर क्या होगा? गुजरात में। कहां पर? गुजरात। गुजरात के अंदर हाइड्रोजन वैली परियोजना। और भैया ध्यान दीजिएगा, गुजरात का एक शहर कौन सा है? गांधीनगर। कौन सा शहर है? गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर के अंदर युवा सम्मेलन, बिमस्टेक का कौन सा सम्मेलन? तो युवा, बिमस्टेक के युवा सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर के अंदर। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, युवा
नेताओं का सम्मेलन, अगर यूथ नेताओं का सम्मेलन पूछा तो कहां पर? गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी। लिख देते हैं युवा नेताओं का सम्मेलन, युवा नेताओं का सम्मेलन, युवा नेताओं का सम्मेलन। अगर ये प्रश्न करते बिमस्टेक का, युवा नेताओं का सम्मेलन कहां पर? तो गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी में कहां पर? आसाम के अंदर। बिमस्टेक का युवा नेताओं का सम्मेलन गुवाहाटी आसाम के अंदर। तमिलनाडु की भैया बात करेंगे तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के अंदर। कहां पर? कन्याकुमारी। तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंदर ग्लास ब्रिज। कौन सा ब्रिज होगा? ग्लास ब्रिज पूछेगा। तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंदर ग्लास ब्रिज लगाया गया और ये एक प्रकार का वर्टिकल ब्रिज है जो कन्याकुमारी को जोड़ेगा किससे? रामेश्वरम। कर्नाटक की बात करेंगे भैया, बेंगलुरु। मोटा अनाज का वर्ष या मोटा अनाज संबंधी सम्मेलन कहां पर? बेंगलुरु। ठीक है। बाजरे का सम्मेलन भी कहां? बेंगलुरु। दलहन पर सम्मेलन बेंगलुरु और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी कहां पर? बेंगलुरु। समृद्धि की प्रतिमा कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। आगे दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मुंबई की अगर हम बात करते हैं वेब्स इंडिया समिट कहां पर? मुंबई। वेब्स इंडिया समिट कहां पे हो जाएगी? मुंबई। और प्रश्न करेगा पहला एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहां पे खोली गई? तो महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न दिया है कि जनवरी 2025 में जारी विश्व आर्थिक और संभावना रिपोर्ट 2025 के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक विकास दर 2.8 रहने का अनुमान है। सेम इसी सवाल को, सेम इसी क्वेश्चन को मैंने सुबह वाले टेस्ट में भी दिया था। सेम था? अलग था? सेम क्वेश्चन नहीं था? ऑप्शन सेम था? नहीं नहीं नहीं, अलग रहा होगा। ठीक है। सारा करेंट देखिए वही है। अब खुद ही हम सोचते हैं कि सुबह क्या रखा जाए, शाम, क्योंकि आप लोग सुबह भी आते हैं शाम भी आते हैं। एक लड़का कहा कि सब क्वेश्चन रिपीट है। हम कहे लाओ, तो जब फोटो खींच के लाया तो एक तो टेस्ट का लाया, एक तो होमवर्क सीरीज का खींच के लाया। तो हम बोले अरे यार, मतलब सेगमेंट दोनों अलग अलग है। अब ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति से अगर क्वेश्चन देंगे टेस्ट में तो होमवर्क सीरीज वाला क्वेश्चन वहां पे लैप्स नहीं करेगा। सोचिए 50 अगर चुनिंदा क्वेश्चन हमें 1857 की क्रांति से ढूंढना है तो हम तो एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ढूंढेंगे। 4-5 प्रश्नों को छोड़कर बाकी जितने भी सवाल आज आप लोग को 1857 की क्रांति में दिए गए हैं सब अपने आप में एक स्टैंडर्ड का है, लेवल का है। 4-5 छोड़ दीजिए, उसके बाद सब लेवल का है। तो क्वेश्चन सेम था लेकिन थोड़ा सा सुबह अलग था, अभी अलग है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर 2.8 रहने का अनुमान है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक आधार पे वैश्विक विकास दर जो है 2.8 रहने का अनुमान है। और ये किस सेंस में बात हो रही है? तो भारत के संबंध में। किसके संबंध में? भारत के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, भारत में वैश्विक विकास दर, वैश्विक विकास के लिए जो व्यापार दर है, व्यापार दर ये कितना रहने की बात है? तो 2.8। और सर्वाधिक वैश्विक विकास दर किसकी है? तो भैया ध्यान रखिएगा, वैश्विक विकास में जो सुबह आया होगा उसको पता होगा टॉप पर कौन है? टॉप पर तो कौन हो जाएगा? चीन होगा। वैश्विक विकास दर में टॉप पर चीन है 28 दशमलव कितना? 8% के अराउंड। बहुत ज्यादा है, देख लो भारत से कितना। ठीक है, अच्छा खासा अंतर है, 14 गुना 28, 14 गुना का अंतर है। ठीक है। आगे यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। भैया थोड़ा बचना होगा, यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक नहीं जारी करता है बल्कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। जरा समझिएगा, माइनर चेंज होगा यहाँ पे, थोड़ा सा केवल चेंज होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। उत्तर लगा लीजिए पहले, केवल कथन एक सत्य है ना। उत्तर लगाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं। हो गया, जरा ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है विश्व आर्थिक एवं संभावना, विश्व आर्थिक और संभावना रिपोर्ट। अगर आपसे प्रश्न किया विश्व आर्थिक और संभावना रिपोर्ट, विश्व आर्थिक और संभावना रिपोर्ट, आर्थिक और संभावना रिपोर्ट, विश्व आर्थिक और संभावना रिपोर्ट की अगर बात करेगा इस रिपोर्ट को लाने वाला कौन? अभी हमने बताया कौन लाएगा? संयुक्त राष्ट्र। कौन लाया? संयुक्त राष्ट्र। इस रिपोर्ट को पेश करने वाला कौन हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर खाली पूछ दिया विश्व आर्थिक रिपोर्ट, खाली विश्व आर्थिक रिपोर्ट पूछ दिया आपसे, विश्व आर्थिक रिपोर्ट को लाने वाला कौन हो जाएगा? तो वर्ल्ड बैंक होगा। कौन होगा? वर्ल्ड बैंक। विश्व आर्थिक रिपोर्ट को लाने वाला कौन है? वर्ल्ड बैंक। अब और समझिए, यहीं पे नहीं रुका है ये, आगे और समझिएगा। विश्व, ध्यान रखिएगा, आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट को लाने वाला कौन हो जाएगा? तो IMF होगा। देखिए 3 तरह की बात है, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज करके उत्तर बदल दिया है, नोट करिएगा। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो मंगदेछू या पुनासागछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना, यही है पुनासांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का क्या करेंगे? तो उद्घाटन करेंगे। बाकी ये मांगदेछू परियोजना है, पुरीछू परियोजना है, ताला परियोजना और चूखा, पुरीछू परियोजना, ताला परियोजना और चूखा परियोजना, ये सभी परियोजनाएं जो आप देख पा रहे हैं ये सभी कहां पे है? भूटान में है। कहां पर? भूटान। भारत का भीम ऐप, भारत के भीम ऐप को कौन अपना लिया? भूटान। और भारत के रुपए कार्ड को अपनाने वाला नेपाल। पहला देश कौन? अब तो बहुत सारे देशों ने अपनाया लेकिन पहला देश कौन? नेपाल।
भारत का में अपनाने वाला पहला देश कौन? भूटान। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कौन होगा? भूटान। कड़कती बिजली का देश कौन होगा? भूटान होगा। आगे बढ़े यहाँ से। आगे प्रश्न दिया है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, 24 का अवार्ड था, 25 में दिया गया। 24 का अवार्ड था, फरवरी 2025 में दिया गया। में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो गुजरात को, महाराष्ट्र को, हरियाणा या एमपी? उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। जल जीवन मिशन सुना है ना आपने? हाँ, सुने रहिएगा। जल जीवन मिशन से क्वेश्चन होता है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की शुरुआत करा गया सन 2019। कब करा गया? सन 2019 में शुरू करा गया। कहा 5 साल का लक्ष्य होगा, यानी कब तक होगा? सन 2024 और 25 तक का होगा। अब इसको बढ़ा के कर दिया, सन 2029 कर दिया, यानी 5 साल के लक्ष्य को और आगे क्या किया? बढ़ा दिया। अब जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं, इसी में एक प्रोग्राम लाया गया था जिसको हम हर घर जल क्या बोलते हैं? हर घर जल। हर घर जल की अगर हम बात करते हैं योजना, इसमें टॉप पे कौन रहा था? गोवा। नल से जल पहुंचाने में सबसे टॉप राज्य कौन है? गोवा। इंतजार आपका नामक कैंपेन कहां पर? मध्य प्रदेश। बाकी हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, सूरजकुंड मेला, और उस मेले में 2 थीम राज्य रहे कौन? मध्य प्रदेश और कौन? उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर हम बात कर लें तो 3 आपराधिक कानून को लागू किया गया सबसे पहली बार कहां पे? चंडीगढ़ के अंदर। गुजरात के बारे में तो बताया ही हमने। विजयझाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। एक रिसोर्स मैंने आप लोग के करंट अफेयर में और जोड़ दिया है। मुझे करंट अफेयर अब मिल ही नहीं पा रहा था, ठीक है, एक रिसोर्स मैंने और जोड़ दिया उसमें, ठीक है। अब बताएंगे थोड़ी यहाँ से, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को 1 से 2 दिन में बदला हुआ मिलेगा। विजयझाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। 2 मई सन 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की जयंती के शुभ अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयझाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। बात क्या है? सही, देखो इसमें सब आ गया। 2 मई सन 2025 को उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसकी जयंती पे किया? शंकराचार्य। कहां पे किया? तिरुवनंतपुरम। पोर्ट का नाम क्या है? विजयझाम, ठीक है। अब कुछ चाहिए और एक लाइन में सारा कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। यह बंदरगाह देश का दूसरा नहीं पहला, क्या है? पहला समर्पित कंटेनर बंदरगाह है। पहला पोर्ट हो जाएगा, पहला समर्पित कंटेनर पोर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, पहला सही। बाकी सब डेटा तो वही गया है, अलग से तो बताना नहीं होगा। क्या बोले? क्या होगा? हाँ, इसीलिए तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझिए। पढ़ना भी होगा आप लोग को, ऐसा थोड़ी है अरे इतना हम लिखते हैं तो मेहनत लगती होगी। दिया है 15 सितंबर 2025 को बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित शिलान्यास की गई योजनाओं से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। मखाना बोर्ड का शुभारंभ पूर्णिया में, क्यों भैया? गलत है, सही है। अरे मखाना बोर्ड पूर्णिया में ही बनेगा। पीर पैंती किताब विद्युत परियोजना 3 गुणे 800 मेगावाट क्षमता वाली होगी। बात क्या है? सही है। 3 इकाइयां बनेंगी और तीनों 800 मेगावाट की बनेगी। अच्छा, पीर पैंती पढ़ के कुछ याद आया क्या? पीर पैंती और थावे, क्या याद आया? पीर पैंती और थावे, ध्यान दीजिएगा। एक तो पीर पैंती और दूसरा कौन? थावे। पीर पैंती और थावे दोनों क्या? रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है पीर पैंती और थावे। इसको अमृत भारत के तहत विकसित किया गया। अमृत भारत के तहत इसको विकसित किया गया। पीर पैंती और थावे, पीर पैंती और थावे रेलवे को अमृत भारत के तहत विकसित किया गया। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना की जल निकासी क्षमता 15,000 क्यूसेक से, भाई घटाएंगे क्यों इसको? हम दिन पर दिन बढ़ाएंगे ना। ध्यान दीजिएगा, 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर, यहीं से चेंज करिएगा, से बढ़ाकर 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 20,000 क्यूसेक कर दिया। 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर कितना कर दिया? 20,000 कर दिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 15,000 क्षमता तो बढ़ाएंगे, दिन प्रतिदिन घटाएंगे थोड़ी। ध्यान दीजिए, बना लीजिएगा इसको। आगे दिया अररिया और गलगलिया ठाकुरगंज से रेलवे लाइन की लागत 4,410 करोड़ रुपए है। इसका भी शिलान्यास किया गया। बात अपने आप में क्या है? सही। उत्तर लगा लीजिएगा, क्या होगा? क्या पूछा है? और गलत पूछा है। केवल 3, केवल 3 कहां है भाई? बना पाए थे? पता नहीं। चलिए आगे बढ़े यहां से। हाँ, कोसी मेची की हम बात करते हैं। कोसी मेची परियोजना के तहत 11,000 कितना? 11,500। और कहा गया कि योजना का लक्ष्य रखा गया, टारगेट, योजना का टारगेट रखा गया। कब तक रखा गया भैया? बिहार की बात है, पता होना चाहिए। कब तक रखा गया? सन 2029। कब तक का रखा गया? सन 2029। ध्यान रखिएगा। पूर्णिया कहां पे? पूर्णिया अररिया, पूर्णिया अररिया, पूर्णिया अररिया। और कहां पे? किशनगंज कटिहार, कटिहार और कहां पर? किशनगंज, किशनगंज। पूर्णिया अररिया कटिहार और किशन, पीपीएससी में था ना सवाल, ऐसे ही पूछा था। पूर्णिया अररिया कटिहार और किशनगंज। आगे बढ़े यहां से। प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 29 से 30 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की आधिकारिक यात्रा पे रहे। बात तो ठीक लग रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उत्तर क्या होगा? एक और दोनों ठीक है, बना लीजिएगा। आगे पढ़ लीजिए। लास्ट टाइम एकदम आते जब करंट अफेयर खत्म करने की बात करेंगे तो बताइएगा प्रधानमंत्री जी के बारे में। स्पेशली एक दिन का सेशन होगा पूरा, ठीक है। हाँ, एक दिन का पूरा सेशन इन्हीं पे होगा।
पढ़ना चाहेंगे? पता नहीं, कोई तो मन में चल रहा है, नहीं जाने दीजिए। एक दिन का पूरा सेशन इसलिए होगा, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारा सम्मेलन, संधि, पता नहीं क्या क्या हुआ है सब। तो अगर एक दिन का सेशन अगर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर, डेट टू डेट अगर एक सेशन होता है तो आप लोग को सारा डेटा अंतरराष्ट्रीय वाला तो मिल जाएगा एक ही जगह। एक दिन के सेशन में अंतरराष्ट्रीय खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन खत्म होने के उपरांत ताकि आप लोग को भी कुछ याद हो, नहीं तो हम ही पढ़ाएंगे खाली यहाँ से। आगे प्रश्न दिया है कि 4 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गोरखा युद्ध स्मारक, और ये भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला है, भारत का पहला स्मारक है इस तरह का, भारत का पहला स्मारक है अपनी तरह का, ध्यान दीजिएगा। गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण और संग्रहालय का निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया, कहां पे किया? तो गोरखपुर के अंदर। इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि ये पहला है, पहला। लखनऊ की बात करेंगे एआई शहर, लखनऊ की बात करेंगे एआई शहर, लखनऊ की बात करेंगे एआई आधारित उद्योग, कहां पर? लखनऊ। ब्रह्मोस की बात करेंगे, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का स्वदेशी निर्माण, ब्रह्मोस का स्वदेशी निर्माण कहां पे होगा? लखनऊ के अंदर होगा। बाकी आगे बढ़िएगा, कलाग्राम महोत्सव पूछेगा कहां पे? इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 सितंबर 2025 को भारत को फिलीपींस के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हाँ सुनिए, भारत ने फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में क्या किया? मतदान किया, यानी फिलीपींस के पक्ष में एक तरह से कतई मतदान किया भारत ने। बात सही है। इटली द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 142 देशों के भारी बहुमत से पास किया गया। भाई प्रस्ताव इटली ने नहीं पेश किया, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस, कौन पेश किया? फ्रांस ने किया। फ्रांस द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। इटली सुनते हैं तो हमें हंसी आती है, पता नहीं क्यों। प्रस्ताव पास किया, इटली द्वारा प्रस्ताव पास किया, ध्यान दीजिएगा। 142 देश, इटली नहीं यार, देखो फिर मन में आ रहा है, फ्रांस द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। इटली से कुछ याद आता है? मेलोडी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने किसकी पुस्तक में प्रस्तावना लिखा है? जॉर्जिया मेलोडी। आगे बढ़िएगा, प्रश्न दिया है कि भारत में हिमाचल प्रदेश से पहले किन राज्यों को पूर्ण साक्षरता का दर्जा मिला? मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। भैया ध्यान रखिए, मिजोरम को किस नंबर पे रखना चाहेंगे? पहला। त्रिपुरा को दूसरा, गोवा को तीसरा, चौथे नंबर पे किसको रखेंगे? लद्दाख। चौथे नंबर पे कौन होगा? लद्दाख होगा। और 5वें नंबर पे कौन होगा? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक, क्या पूछा है? तो सुनिए, आवाज नहीं करिए, क्या बोल? अच्छा त्रिपुरा, हाँ हाँ सुनिए, हाँ ठीक है। त्रिपुरा कौन से पे है? तीसरा। और तो उत्तर चेंज होगा क्या? नहीं, ठीक है, त्रिपुरा है तीसरे पर और गोवा क्या है? दूसरे पे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे कहीं ऐसा दिया तो नहीं है ना इसमें? नहीं। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से, अच्छा खत्म हो गया करंट अफेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए? डगलस, ली ग्रैंड, विल्सन या हेनरी बेनार्ड? ध्यान दीजिएगा, सुनिए, हम बात कर रहे हैं बिहार और हम बात किसकी कर रहे हैं? कुंवर सिंह की। ध्यान दीजिएगा, बिहार और कुंवर सिंह की बात कर रहे हैं, कुंवर सिंह, बिहार और कुंवर सिंह की बात कर रहे हैं, कुंवर सिंह। ध्यान दीजिएगा, कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? एक तो डगलस था, कौन था? डगलस। एक अधिकारी था कौन? डगलस, और दूसरा कौन था? ली ग्रैंड। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो विल्सन था, विल्सन ये कहां से नेतृत्व कर रहा था? मेरठ से। कहां से? मेरठ से सेना का नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटिश सेना का। और जो हेनरी बर्नार्ड था, ये कहां पर कर रहा था? दिल्ली में, फैजाबाद नहीं भैया, कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में जो सेना चढ़ाई कर रही थी उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? तो हेनरी बर्नार्ड। उत्तर लगा लीजिएगा, कौन सा होगा? एक और बी होगा। आगे बढ़ेंगे, वीर कुंवर सिंह कहां से थे? जगदीशपुर। देखिए बीपीएससी ने पूछा, एक बार पूछा तो उत्तर दिया बिहार, फिर पूछा तो कहां से पूछ दिया? जगदीशपुर, और तीसरी बार पूछा तो कहां से? आरा। बिहार, जगदीशपुर, और कहां से? आरा से। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? कहां से पढ़ा था? इलाहाबाद से। कहां से पढ़ा? तो इलाहाबाद से। इसको हम शाही अधिनियम के नाम से जानते हैं, शाही अधिनियम या शाही घोषणा पत्र 1858। शाही अधिनियम या शाही घोषणा पत्र 1858। और ये घोषणा पत्र कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर। कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858। ये घोषणा पत्र किसके द्वारा भेजा गया था? भेजा गया था एलिजाबेथ की विक्टोरिया। किसके द्वारा भेजा गया था? विक्टोरिया की एलिजाबेथ। किसके द्वारा? विक्टोरिया। और ध्यान दीजिए, कहा गया जो व्यक्ति गवर्नर है, जो व्यक्ति भारत का गवर्नर है, गवर्नर नहीं बल्कि क्या होगा? वायसराय। भारत के गवर्नर को क्या बनाया गया? भारत का वायसराय। भारत के तत्कालीन गवर्नर कैनिंग थे, ठीक है। उनको पद से मतलब उनका पद बदल दिया गया और क्या बना दिया गया? तो वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो कैनिंग बने। शाही घोषणा पत्र को पढ़ा किसने था? कैनिंग ने पढ़ा था। और क्या करा गया था इसमें? जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन, जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, यानी बीईआईसी का जो शासन था, शासन, इसको हस्तांतरित कर दिया गया किसमें? तो ब्रिटिश शासन में। किसमें कर दिया गया? ब्रिटिश शासन में। कंपनी के शासन को हस्तांतरित कर दिया गया किसमें? तो ब्रिटिश शासन में। भारतीय शासन कहीं कहीं लिख के आता है कि बीईआईसी का शासन भारतीय शासन के रूप में हस्तांतरित किया गया, तो नहीं, कंपनी का शासन उठा के किसके हाथ में दे दिया गया? तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
बढ़ेंगे आगे। कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी छीन लिया गया। पहले तो कंपनी व्यापार करने आई और व्यापार करने के बाद कंपनी ने यहाँ पर दमनकारी नीतियों की शुरुआत कर दी। दमनकारी नीतियां गिन सकते हैं, जैसे एक तो वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था सहायक संधि, और एक दमनकारी नीति थी डलहौजी की राज झड़प नीति। सहायक संधि तो किसी का नुकसान नहीं किया, क्योंकि सहायक संधि में कहा गया कि आपको अगर जुड़ना है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं, बाहरी आक्रमण होंगे तो अंग्रेज आपको नहीं बचाएंगे सीधा। प्रजाओं ने कहा कि ठीक है, हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, लेकिन हम सहायक संधि में नहीं जुड़ेंगे। कुछ लोग जुड़े और बाकी लोगों ने सहायक संधि से किनारा किया। लेकिन जब डलहौजी ने राज्य झड़प नीति लाया तो डलहौजी ने एक शर्त रखा कि जिस राजा की खुद की संतान नहीं होगी उसका साम्राज्य किसके हाथ में होगा? अंग्रेज के हाथ में। केवल अंग्रेजी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इस प्रकार की नीति को लाया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी जो सबसे दमनकारी नीति थी कौन सी थी, किसकी थी? डलहौजी की थी। और इस नीति से इतना लोग परेशान हो गए थे कि परेशान लोगों ने क्या कर दिया? 1857 की क्रांति कर दिया। आगे प्रश्न दिया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? गलत यानी असत्य ढूंढना है। पराजित अंग्रेजों ने आत्म रक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ले लिया था। बात सही है क्या? बात सही है। असत्य ढूंढना है हमें। शरण लिया था क्या? लिया था शरण? नहीं। लखनऊ में इनकी शुरुआत 30 मई 1857 को होती है। बात क्या है? सही है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कादिर को लखनऊ का वली घोषित कर दिया इन्होंने। और ध्यान दीजिएगा 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। बात ये भी अपने आप में क्या है? सही है। भैया अंग्रेजों ने इनके महल में शरण नहीं लिया था, क्योंकि 1857 के समय बेगम हजरत महल काफी ज्यादा बढ़िया से और क्रूरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी। आगे चल के सन 1800 आगे चल के मतलब कुछ समय बाद, क्रांति के कुछ समय बाद, ध्यान दीजिए, अंग्रेजों द्वारा अवध पर इनके मतलब अवध यानी इनके क्षेत्र पे फिर से जब कब्जा किया गया तो ये अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को लेकर कहां चली गई? तो नेपाल। कहां गई? नेपाल। लेकिन 1857 की क्रांति के समय नेपाल नहीं भागी थी। क्रांति के बाद इनको भागना पड़ा नेपाल अंग्रेजों से बचने के लिए। तो असत्य कथन पूछा है आपसे, कौन सा होगा? ए हो जाएगा। हाँ, आगे प्रश्न दिया है कि मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निम्नलिखित में से किस शहर से थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद और बनारस। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद और बनारस। इलाहाबाद और बनारस के एक क्षेत्र में, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले कौन थे? मौलवी लियाकत अली। और अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहां से थी? लखनऊ से। और ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद की बात करते हैं, मौलवी कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह थे। कहां से? फैजाबाद। और मौलवी अहमदुल्लाह जो फैजाबाद से थे, ध्यान दीजिएगा, इनको क्या कहा गया? डंका साहब। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया था, ये कौन थे? अहमदुल्लाह। बरेली से कौन थे? खान बहादुर। बरेली से कौन थे? खान बहादुर थे बरेली से। ध्यान दीजिए, उत्तर लगा लीजिएगा अभी। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? दिया है नहीं, कारण पूछा है, नहीं था कारण पूछ रखा है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। कंपनी के अधिकारियों ने ईसाई धर्म को फैलाने का भारत में प्रयास किया था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही नहीं चाहते थे कि समंदर को यानी जल को लांघ के जाए। उन्होंने कहा कि समंदर हमारी माता होती है, जल भाई हमारा धार्मिक है, यानी धार्मिक मान्यता हम जल को देते हैं और जल को लांघ कर हम उधर नहीं जाएंगे, यानी जल को लांघ कर हम पश्चिमी देशों में नहीं जाएंगे। ऐसा किसने कहा? तो सैनिकों ने कहा। ध्यान दीजिए, और विरोध भी किया सैनिकों ने। भत्ते की रोकथाम, आरोप भी की गई भत्ते की। जैसे बोनस वगैरह मिलता था, अब खत्म होने के बाद समस्या, फिर बोनस को रोक दिया जाता था। आगे अधिकारियों की अक्षमता, ये भी एक कारण था। ध्यान दीजिए, यानी कारण इसमें से एक से दो थे, यानी उत्तर अपने आप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बढ़िएगा। दिया है द रिपब्लिक द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? मार्शल ने बनाया था कि वियर ने बनाया था, या जोसेफ ने बनाया था कि थॉमस जोन्स वार्कर ने? उत्तर क्या हो जाएगा? थॉमस जोन्स वार्कर द्वारा बनाया गया था। इसको सीधे याद करिएगा आप लोग। आगे प्रश्न दिया है, अच्छा 1857 पे कहानी लिखी गई थी बीडी सावरकर द्वारा, नाम क्या होगा उसका? क्या? द रिवोल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हाँ, चलिए आगे दिया है, बताएंगे, आगे मिलेगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना। जेम्स आउट्रम, निकलसन, कोलिन कैंपेल या ह्यूरोज? ह्यूरोज का संबंध किससे होगा भैया? कहां से होगा? जनरल ह्यूरोज का संबंध कहां से? झांसी। कोलिन कैंपेल का संबंध कहां से? कानपुर। कैंपेल कानपुर में। और जेम्स आउट्रम का संबंध कहां से? लखनऊ। और निकलसन का संबंध कहां से? दिल्ली से होगा। उत्तर क्या होना चाहिए? बी के बाद ए, बी ए डी सी, बी ए डी और सी। उत्तर लगा लीजिएगा बी। बाकी नेतृत्व करने वाले तो पता ही है, विद्रोह को दबाने वालों का नाम देखिए लिखा है। आगे प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित किया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे, ध्यान रखिएगा। कौन सी एनफील्ड राइफल का जवान था? कौन सा? 34वीं बंगाल नेटिव। ध्यान रखिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव का जवान था ये। 34वीं बंगाल नेटिव का जवान था, विद्रोह कर दिया चर्बी लगे कारतूस को लेकर। मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण था, पहले अंग्रेजों का बहुत ज्यादा मुरीद था, समझ रहे हैं। जब इसको पता चला कि अंग्रेज जो बंदूक की गोली होती है उसको जंग से बचाने के लिए उस पे गाय और सुअर की चर्बी लगाते हैं, ठीक है। उस समय लुब्रिकेंट महंगा हुआ करता था, तो गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी ताकि गोली को जंग न लगे। अब तो गोली पीतल की हो गई है ना, पीतल की, इसलिए पीतल की लगाई जाती है ताकि लंबे समय तक भी रहे तो जंग न खाए।
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में वैसे भी बिहार पुलिस की परेड चल रही थी, गोली चलाने का आदेश दिया, बंदूकें नहीं चली। ध्यान दीजिए, तो न्यूज में मामला आया, पूछा गया तो कहा कि सालों साल से तो यूज नहीं किया गया है। ठीक है, इतने अपराधी है लेकिन बंदूक का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो गोली पर जंग न लगे इसलिए गाय और सुअर की चर्बी लगाया गया। और पहले कारतूस, अब तो कारतूस मतलब रखने के लिए बन गया है। पहले कारतूस पे कवर चढ़ा होता था और उसको दांत से खींचना होता था। अब तो कारतूस के लिए स्पेशल कवर ऐसे कमर उमर में इसे देखे ना डाकुओं को, ऐसे बांध लेंगे सब, उसमें कारतूस रखा होगा। ठीक है, एक ठो निकाले लगा लिए। पहले क्या था, वो चर्बी लगे कारतूस यानी गाय और सुअर की चर्बी के अंदर होता था। जब भी गोली मारना होता था पहले चर्बी खींच के कारतूस बाहर निकाल के तब भर कर तब गोली मारना होता था। ठीक है, तो मंगल पांडे ने कहा कि चर्बी लगे कारतूस यानी कारतूस को मुंह में लेंगे ही। गाय और सुअर का कारतूस था यानी अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों में फूट डालना चाहते थे। मंगल पांडे शुरू में विश्वास नहीं किया। एक व्यक्ति था, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने मंगल पांडे को पकड़ा और ले जाके दिखाया, कहा कि देखिए। मंगल पांडे ने जब अपने आंखों से देखा तो एकदम उग्र हो गया, एकदम उग्र हो गया। इसकी आगे की कहानी आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिलेगी। अब वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कहां का जवान था? 34वीं इनफील्ड राइफल का जवान था ये। ध्यान दीजिएगा, राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और ध्यान दीजिएगा, बंगाल नेटिव का ये जवान था और इसने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह कब कर दिया? 29 मार्च को। कब कर दिया? 29 मार्च 1800 कब? 57 को विद्रोह कर दिया और इसको फांसी दी गई। इस एवज में फांसी। फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1800 कब? 57। उत्तर लगा लीजिएगा सी। बाकी के बारे में तो पता ही होगा। सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। नाना साहब, नाना साहब कहां भागे? नेपाल भागे थे क्या? किसके साथ भागे थे? बेगम हजरत महल आगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेगम हजरत महल अपने पुत्र को लेकर साथ गई थी और कहा गया कि दो ऐसे क्रांतिकारी, अब हंसोगे सब, दो ऐसे क्रांतिकारी जो भारत छोड़कर नेपाल गए, उसमें एक थे नाना साहब और दूसरी कौन? बेगम। ठीक है, चलिए। और बिहार की आदत है, बिहार से कोई भागा तो सीधे नेपाल का रुख किया है। जयप्रकाश नारायण भी बिहार से भागे तो कहां गए? नेपाल। ठीक है, यहाँ कोई भी चोरी वोरी करेगा सीधे नेपाल। बहादुर शाह जफर, इनको पकड़ा और कहां भेज दिया? रंगून। लक्ष्मीबाई, ध्यान दीजिएगा, युद्ध में क्या हुई? मारी गई। तात्या टोपे को पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होना चाहिए भैया? 4 के बाद 2, 4 2, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, सी यानी 1, उसके बाद 3। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था जिनमें चर्बी लगे कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? एनफील्ड राइफल को लाने वाला कौन था? कैप्टन हियरसे था, हेनरी हार्डिंग था, विलियम बेंटिक था या फ्रांसीसी ग्राफ था? उत्तर क्या होना चाहिए? कौन था? अरे भी हेनरी हार्डिंग था। कौन था? हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग द्वारा एनफील्ड राइफल को लाया गया, जो कि ला के विवाद खड़ा कर दिया। आगे दिया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में लेखन में शामिल कर दिया। कौन थे? बीडी सावरकर। उत्तर क्या होगा? बीडी सावरकर थे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता 1857 की क्रांति न तो संग्राम था, न ही विद्रोह था, न तो कुछ था। ये बात किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। आगे ध्यान दीजिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू कर दिया, जहां नाना साहिब के डैश डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। महल कहां पे था इनका? बिठूर के अंदर। कहां पर? बिठूर के अंदर इसको मुख्यालय के तौर पे प्रयोग किया गया था। यानी कानपुर के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया था? तो बिठूर में। कहां पर? बिठूर। और कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाना साहब। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाजपत राय ने, बीडी सावरकर ने, कि दादा भाई नेहरू जी? उत्तर क्या होगा? बीडी सावरकर ने। गोखले की बात करते हैं। गोखले सन 1905 कांग्रेस का एक समिट होता है, कहां पर? बनारस के अंदर। इसके अध्यक्ष बने थे। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल से कि गरम दल से? नरम दल से। दादा भाई नेहरू जी द पॉवर्टी ऑफ हर अर्न ब्रिटिश इन इंडिया, और 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 20 रुपया। राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका होगी, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अंग्रेज गंगा का पानी उठा के कहां नहीं छोड़ते हैं? टेम्स में। दादा भाई नेहरू जी, ध्यान दीजिए, कांग्रेस का नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से, और कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई, कांग्रेस के दूसरे सेशन के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरू जी। और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा कांग्रेस के सबसे बूढ़े अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। लाजपत राय की बात करते हैं। लाजपत राय, इन्होंने 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक विशेष सत्र का के अध्यक्ष बने थे, और इसी विशेष सत्र में असहयोग के प्रस्ताव को क्या किया गया था? लाया गया था। लाजपत राय की बात करते हैं। पंजाब केसरी और साइमन कमीशन का इन्होंने क्या करा था? विरोध करा था। आगे 1857 के सिपाही विद्रोह में भारतीयों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड कंपनी द्वारा। किस कंपनी द्वारा? एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पे क्या थी? आपत्ति। भाई कारतूस बनाइए तो ऐसा बनाइए कि रखने की जगह भी उसके लिए बनाइए। ठीक है, कारतूस सीधे दे दिया तो अब थैला जो प्रयोग करेंगे वो तो चमड़ा का ही करेंगे। प्लास्टिक के थैले में कारतूस ले जा पाएंगे? छेद हो जाएगा उसमें, इसलिए चमड़े का होता। चमड़े का आज भी है, लेकिन दांत से नहीं खींचना है, सीधे जाएंगे तो निकाल सकते हैं। देखते हैं, पहनते हैं सब ऐसे, डाकू डाकू ही पहनते हैं, और कौन पहनेगा अभी समय? ठीक है, पुलिस तो पहनेगी नहीं। मूवी में देखा है ना आप लोगों ने? अरे देखा होगा, इसे पहनते हैं, फिर यहाँ से ऐसे आगे। अब उसको सब कन्वर्ट कर दिया। अब वो गोली बंदूक नहीं है तो सीधे बर्थडे में वो पहनेगा, बर्थडे वाला।
ठीक है, आगे प्रश्न दिया है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। एचिसन अंग्रेज था, इसने कहा कि घटना तो हमने किया, लेकिन हिंदू मुसलमान को भिड़ाने के लिए घटना था, लेकिन दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे, क्योंकि भैया जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो रेडियो के थ्रू और समाचार पत्रों के थ्रू मुगल साम्राज्य की सराहना करी गई थी कि 57 की क्रांति में मुगल साम्राज्य ने अपना पूरा परिवार खो दिया और साम्राज्य खो दिया। मतलब मुगल साम्राज्य को और ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया था, लाइमलाइट करके दिखाया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्रांति कौन सी थी? 1857 की क्रांति। अंग्रेज जो चाहते थे सफल नहीं हो पाए, उसमें खिलाफत की बात करेंगे 1919, इसको भी समर्थन मिला था कांग्रेस का, महात्मा गांधी ने इसमें समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली का आंदोलन था, जिसको समर्थन देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार की समस्या थी। 1942 की अगस्त क्रांति को हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलेंगे? भारत छोड़ो, जिसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। वह महाराष्ट्र ग्वालियर टैंक्स, इसकी क्या होती है? शुरुआत। बंगाल की सेना ने बंगाल के सैनिकों ने 10 मई 1857 को बेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? ये तो आसान सा सवाल है भी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को दोबारा मुगल सम्राट घोषित किया लोगों ने, कहा कि आप सम्राट हैं, अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचानिए। अंग्रेजों के अच्छा सोचिए, बेचारा अच्छा खासा जीवन जी रहा था, ठीक है, पेंशनर था, पेंशन मिलती थी, चुपचाप रहता था, गया सब मोटिवेट कर दिया उसको और मोटिवेट मतलब इस तरह किया कि बताइए आप सम्राट, आपकी बात पता अकबर और बाबर हैं, और आपकी हैसियत इतनी कि आप अंग्रेजों की द्वारा दी गई पेंशन पे जी रहे हैं, अपनी क्षमता को पहचानिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि एकदम ठीक। भक्त खां को कहा कि नेतृत्व करो, और आंदोलन को सोचिए लीड किया उन्होंने, और अंततः हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कहां भेज दिया? रंगून। और 1862 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। प्रश्न देखो, ये पूछा था कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु की घोषणा ये किसके द्वारा करी गई थी? डलहौजी द्वारा, डाफरिन द्वारा, या कैनिंग द्वारा, कि कर्जन द्वारा? उत्तर क्या होगा? कैनिंग होगा। क्या होगा? कैनिंग द्वारा। ध्यान दीजिए, सम्राट, इनको लोगों ने कहा कि आप ही सम्राट हैं और आप ही नेतृत्व करेंगे। तो 1857 की क्रांति में जो मुखिया बना था, जो हेड बना था, ये कौन था? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, और इनकी कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से। कहां से? हुमायूं के मकबरा, यानी दिल्ली के हुमायूं के मकबरा से इनको गिरफ्तार किया गया, और कहां निष्कासित कर दिया गया? रंगून। रंगून में 1862 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए आगे दिया है 1857 के विद्रोह में, विद्रोह के केंद्र उनके नेताओं का। ये तो आसान क्वेश्चन है। बेगम हजरतमहल कहां से थे? लखनऊ। कुंवर सिंह कहां आ रहा? लक्ष्मीबाई झांसी। और ये तो चलिए यही क्वेश्चन आसान है लग रहा है बस। आगे प्रश्न दिया था, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना ने विद्रोहियों को किसे अपना नेता चुना? शाहमल को, मंगल पांडे को, मौलवी अहमदुल्लाह शाह को, या फिर नाना साहिब पेशवा को? अपना नेता किसको चुना था? तो 22वीं नेटिव की बात, 22वीं नेटिव कहां पे सक्रिय थी? कोई बताएगा? अगर ये ढूंढ पाएंगे तो उत्तर लगा पाएंगे आप लोग। 22वीं नेटिव ने अपना नेता शाहमल को चुना था? नहीं। अच्छा ठीक है, तो छोड़िएगा, आएंगे इस पे। आगे प्रश्न दिया, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया? 12 तारीख को। कब? 10 को तो शुरू हुआ था, 10 को सेना चली, 11 को चली और 12 को दिल्ली पहुंची। जब दिल्ली पहुंची तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को मोटिवेट किया और कहा कि आप ही सम्राट होंगे और आप ही इसका क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 10 मई। कब? 10 मई 1857। सेना गई, एक दिन का समय लगा, और कहां पहुंची? दिल्ली। और दिल्ली पहुंचकर 12 मई को बहादुर शाह जफर को भारत का पुनः सम्राट क्या करा? घोषित किया। आगे 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी। अच्छा क्या करना है? क्रम बताना है। क्या क्रम बताना है? ध्यान दीजिएगा, क्रम बताना है। उसके बाद कानपुर का विद्रोह, तात्या टोपे, सिपाहियों। हाँ, सिपाही पहले क्या करते हैं? दिल्ली कूच करते हैं। कब करते हैं? 11 तारीख को। कब? 11 को। 11 मई को 1857 में सिपाहियों ने दिल्ली को क्या किया? कूच किया। अब रुकिए, पढ़ने दीजिएगा। तात्या टोपे को फांसी तो बाद में दिया गया था, बाद में, बहुत बाद में, 1859 में दिया गया था, मतलब काफी ज्यादा बाद में, यानी 3 क्या होगा? सबसे अंत में होगा। 3 सबसे अंत में। उत्तर क्या है? ए है। बना भी लीजिएगा, बना भी लीजिएगा। 17 यानी एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया था 17 तारीख मई को। कब घोषित किया गया था? 17 मई 1857 को। 17 मई 1857 को फिर से एक बार दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया था। कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया था। ये राजा कब घोषित किया गया था? तो ये करा गया था, ध्यान दीजिएगा, नहीं मई था कि जून था? 5 जून था। ध्यान दीजिएगा, 5 जून सन 1857 को किया गया था। बाकी तात्या टोपे की मृत्यु की बात करते हैं, काफी ज्यादा बाद में, यानी 1859 में हुई थी। उत्तर लगाइएगा। हाँ, उत्तर तो हो गया है 4 1 2 3। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती? ये तो आसान है क्वेश्चन भी। भारतीय विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भारतीय विद्रोह। 1800 कौन सा? 57। बाकी भारत छोड़ो की बात करते हैं, वर्धा, ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र। पानीपत की 1761 की लड़ाई को हम तीसरा लड़ाई कहते हैं। कौन सा? तीसरा। अहमद शाह अब्दाली थे, और कौन थे इसमें? मराठा। जीतने वाले कौन थे? अहमद शाह। आगे प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं, क्लाइव, और कौन था? सिराज। जीतने वाला कौन था? क्लाइव। आगे प्रश्न दिया है,
कि निम्न वाक्यों पर विचार करिए। दिया है कि सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, भारत और सैनिकों के मध्य असमानता। क्या दिया है? अच्छा, तत्कालिक कारण, नई एल्फिड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस की क्या करना आपूर्ति। उत्तर क्या सही है? केवल 4। हालांकि कारण सभी था, लेकिन तात्कालिक कारण पूछा है और इसके प्रतीक के रूप में किसको बनाया गया? प्रतीक। प्रतीक के रूप में कमल और चपाती, कमल और चपाती को इसके प्रतीक के रूप में चुना गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला। लियाकत अली कहां से थे भैया? कहां से थे? इलाहाबाद और बनारस से। और खान बहादुर पूछेगा कहां से? बरेली से। आगे प्रश्न दिया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ठीक है क्या? बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था। मंगल पांडे 19वीं, कौन सा? 34वीं नेटिव राइफल के जवान थे। कौन? मंगल पांडे। बाकी सब ठीक है अपने आप में। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, बात सही है। वही मद्रास ही नहीं, ग्वालियर को भी रखिए। ग्वालियर के सैनिक भी अंग्रेजों के प्रति क्या थे? वफादार ही थे। ध्यान दीजिएगा। आगे 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ के नवाब की पत्नी? अवध। अवध के नवाब कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जो थे अवध के नवाब थे। अवध के नवाब, और इतनी बड़ी नवाबी थी कि अंग्रेज ने जब इनके किले पर कब्जा किया, पूरी सेना, पूरी प्रजा, सब लोग, मतलब जितने भी नौकर थे, सेना थे, मंत्री थे, सब भाग गए। राजा अपनी गद्दी पे बैठे थे। अंग्रेज गए राजा के पास, पूछे डर नहीं है मौत का? तो राजा ने कहा कि जो मेरी जूती पहनाता था वो भाग गया। ठीक है, यानी बिना जूती पहने नहीं भागेंगे। अंग्रेज डर गए कि बताइए इतनी बड़ी नवाबी है, ठीक है, जान चली जाए लेकिन बिना जूती के चलेंगे नहीं। सोचिए यार, मतलब जान पे अगर आ जाए तो इंसान बिना चप्पल जूते के भागे, ठीक है। तो वाजिद अली शाह, अजीब थे ये वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी, सेकंड पत्नी। वाजिद अली शाह की सेकंड पत्नी थी बेगम हजरत महल। पहले दूसरी पढ़ो, उसके बाद पहली लिखिएगा। वाजिद अली शाह की सेकंड पत्नी के रूप में थी बेगम हजरत महल। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल भी उसी तरह की थी। उसके दरबार में जब दासी उसका गहना धुलने जाती थी तो मान लो पूरे एक झोले में गहना भर के ले गई, जब धुल के लाती थी तो आधा एक झोला ही देती थी गहना। रानी ने पूछा कहाँ गया, तो कहा धूप में सूख गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह के थे। और नवाब थे लखनऊ के, सोचिए, ठीक है, आज भी इनकी नवाबी आज भी है। और अंतिम ध्यान रखिएगा, अवध के अंतिम नवाब थे ये वाजिद अली शाह। और बेगम हजरत महल इनकी दूसरी पत्नी थी बिरजिस कादिर। ध्यान दीजिएगा, बिरजिस कादिर इनका खुद का पुत्र नहीं था। ध्यान दीजिएगा, दत्तक या गोद लिया कह सकते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि भैया ऐसी रियासत जिसका पुत्र गोद लिया हो, उस रियासत को अंग्रेज क्या करेंगे? हड़पेंगे, यानी अपने में शामिल करेंगे अंग्रेजी रियासत में। ध्यान दीजिएगा, विरोध किया गया। और इसी विरोध में ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने अवध को कहा, डलहौजी जब भारत आया तो उसने कहा कि अवध में तो उत्तर भारत में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहा कि उत्तर भारत में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन आगे चल के जैसे ही उसको मौका मिला, उन्होंने अवध पे क्या किया? हस्तक्षेप किया। और अवध का नवाब जैसे ही मरा, तुरंत उसके साम्राज्य को क्या किया? हड़प लिया। ध्यान दीजिएगा, मेरठ की बात करते हैं। मेरठ से कौन थे? कदम सिंह। और दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर। हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम। उत्तर कहाँ है वे? इसको बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, कानपुर के विद्रोही नाना साहिब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव। बाजीराव सेकंड के थे ना? बाजीराव विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या बाजी सेकंड के थे? आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर से 34वीं नेटिव इनफील्ड राइफल के जवान थे। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसे चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से क्या कर दिया? इनकार। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेयर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दिया था। लगाइए इस पे इंपॉर्टेंट, सही तो है ही, इस पे लिखिए इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इस पे इंपॉर्टेंट। ये कथन अपने आप में जरूरी है। सवाल पूछा था कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस का विरोध करने के संबंध में किसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो मेजर ह्यूजसन की। किसकी हत्या करा था? मेजर ह्यूजसन। सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद तलवार से किसको मार दिया? लेफ्टिनेंट बो को मार दिया। जो गोली उसके बंदूक में थी उसे तो गोली मार दिया, अब चर्बी लगा कारतूस को खींचेगा नहीं, तो तलवार निकाला और मार दिया किसको? लेफ्टिनेंट बो को। आगे दिया है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई? फांसी दी गई। सभी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? ठीक, बता लीजिए, पूरा कंक्लूजन है मंगल पांडे का। आगे प्रश्न दिया है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? दिया है 21वीं, 41वीं, 20वीं या प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। जरा ध्यान दीजिए, समझिए भैया, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना
श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो 41वीं थी। कौन सी थी? 41वीं। सेना जैसे लोगों ने नेतृत्व करा था अलग अलग जगह से, उसी तरह से सेना ने भी अलग अलग जगहों से क्या करा था? नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के समीप से कौन सी सेना ने नेतृत्व किया था? तो 19वीं ने किया था। कौन किया था? 19वीं। और बंगाल में कौन सी सेना थी? 34वीं थी। कौन थी? दिल्ली के समीप से अटल संतावन के नेतृत्व किस सेना ने करा था? 19वीं ने। किसने करा था? 19वीं। और अश्वेत श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो 41वीं। कौन सी थी? 41। ये सब भी याद करना होगा। आगे प्रश्न दिया है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में अटल संतावन के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बात यही सही है। शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों में क्या क्या सही? यही सही है कि सही सब है? अच्छा आइए पढ़ लेते हैं। अरे इंडिकेट किया है, राजपूत का नाम लिया है। क्या लिया है? राजपूत। केवल देता राज्यों में अटल संतावन की क्रांति को दबाने में सफल रहे क्योंकि, तब जाके हम उत्तर सभी को पढ़ते। केवल राजपूतों की बात कर रहा है, उत्तर क्या होगा? ए। स्थानीय राजपूत शासकों ने साथ ही कहां साथ दिया? सिंधिया ने साथ दिया। कहां दिया फिर? आगे कुछ ही लोगों ने दिया था, बाकी स्थानीय तौर पे कहां साथ मिला था? कुंवर सिंह ने ही दिया था बिहार में, और बाकी लोगों ने एक दो नाम और पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं दिया था सात लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन एक अटल संतावन के विद्रोह का किसान विद्रोह का आरंभ से सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। झांसी से नेतृत्व 11 मई को हुआ था। बात क्या है? सही है। 5 जून को हुआ था। सुनिएगा, सेना अच्छा पहुंची थी 11 मई को, और हुआ था कब? तो 5 जून। 5 जून वाला डेट लेंगे क्या आप लोग? अगर 5 जून वाला डेट लेते हैं तो फिर तो ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, 5 जून वाला डेट अगर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ का डेट 4 जून आगे वाला डेट है। 4 जून को यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। शुरुआत क्या पूछा है? शुरू का ही पूछा है क्या? विद्रोह का स्थान आरंभ। ठीक है, ठीक है, आरंभ पूछा है। आरंभ पूछा है क्योंकि सेना पहुंची थी पहले 25 मई के समथिंग, 25 से 27 मई के आसपास पहुंची थी। 4 तारीख को शुरू कर दिया था झांसी में। ध्यान दीजिएगा, 11 मई को सेना पहुंची थी और 5 जून के समथिंग इसको क्या कर दिया था? आंदोलन को शुरू कर दिया था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। बना लीजिएगा। बाकी मेरठ के अंदर 10 मई सही है, बैरकपुर के अंदर 29 मार्च ठीक है। 30 हाथ देता है। 27 सुनिए ना, 24 से 27 सेना पहुंची। 30 तारीख तक अपने आप को संगठित किया। 4 तारीख को क्या कर दिया? आंदोलन को शुरू कर। हमने भी इस पर रिसर्च किया है। उत्तर हम लखनऊ लगाने वाले थे, आप लोग बोले तो हमने झांसी कर दिया। आगे प्रश्न दिया है, अटल हाँ ये सही, प्रारंभ होने के संबंध में सही है। प्रारंभ होने के संबंध में क्या है? सही है। ठीक है, सेना पहुंची, पहुंचने के संबंध में उत्तर जो है सबका अपना अलग अलग है। पहुंचने के संबंध में झांसी का उत्तर 11 होगा। पहुंचने के संबंध में लखनऊ का उत्तर 24 से 27 या 24 से 30 होगा। और मेरठ का पहुंचने के संबंध में उत्तर 5 होगा। और बैरकपुर तो बैरकपुर में तो तुरंत हो गया था। आगे प्रश्न दिया है, अटल संतावन के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, प्रत्येक जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्ण समर्थन था, यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, या केवल उत्तरी भारत तक सीमित था? क्या होना चाहिए भैया? अटल संतावन के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? प्रत्येक जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्ण समर्थन था। बात सही है क्या? ठीक है, ये सब कहाँ आया ही? आता तो कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होता जो सभी दलों को क्या करता? लीड करता। जैसे गांधी थे, गांधी सभी दलों को लीड किए, सबको अपने साथ जोड़े। इवन एक समय ऐसा था कि जिन्ना ने भी समर्थन दिया था स्वदेशी आंदोलन में। ऐसा आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन्ना ने महात्मा गांधी का भारत की आजादी में क्या करा था? सहयोग करा था। आगे चल के जब 1928 का नेहरू रिपोर्ट बना, उस रिपोर्ट में मुसलमानों की कोई बात ही नहीं की गई, तब जिन्ना के मन में खटक गया कि बताइए हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व कहां गया आखिरकार? ठीक है, तभी जिन्ना क्या हुए? खफा हुए। एक व्यक्ति ने पाकिस्तान बनाया, जब पाकिस्तान बनाया तो उनके मन में भर गया फिर कि पाकिस्तान होना चाहिए फिर। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, अटल संतावन की क्रांति पर मार्कस और एंजल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस, या रिवोल्ट ऑफ अटल संतावन, या फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस, या अटल संतावन? उत्तर क्या होना चाहिए? क्या है? फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, ब्रिटिश संसद ने देश देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। 1800 कब? समय कब का था? 1 तारीख क्या? नवंबर। घोषणा पत्र को कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद। पढ़ने वाले कौन थे? अटल संतावन के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय संथाल विद्रोह कब हुआ था भैया? 1855 और 56 में ना। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, ए जहां पे उत्तर होगा, उत्तर कौन सा है? बी। देखो भले ना पता हो लेकिन इजीली उत्तर लग पाया है। आगे, अटल संतावन की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तिहारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? सामने बताया था ना कि जितने समाचार पत्र छपे थे सभी मुगल बादशाह की वाहवाही कर रहे थे, कहा कि एक ऐसा साम्राज्य जो हिंदुओं के लिए लड़ गया। ध्यान दीजिएगा, उनमें भारत में मुस्लिम शासन का को महिमा मंडन किया, या उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमा मंडित किया गया, या उनमें इस्लाम के संदेश को महिमा मंडित किया गया। उसमें क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महिमा, क्वीन विक्टोरिया की भूमिका कहाँ थी? बाद में उन्होंने शाही पत्र भेजा। ठीक है, उत्तर क्या होना चाहिए? बी होगा। उसमें मुसलमान साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमा मंडन किया गया था कि भैया लोगों ने भी सपोर्ट किया दिल्ली से बहादुर शाह जफर का, और जफर ने भी एक एफर्ट लगाया, तब जाके इस क्रांति क्या हो पाई? असफल। और तभी से अंग्रेज क्या हो गए? अलर्ट हो गए। अब अंग्रेजों के मन में हमेशा डर होता था कि कहीं भारतीय विद्रोह न कर दें,
अब इसी डर को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति था स्कॉट होम से, नाम था उसका एओ होम, कहा कि ऐसे छोड़ेंगे तो लोगों की अन्य तरह की समस्या है। भाई आपने सहायक संधि को लाया और आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाया, गोद नीति को लाया। भाई सहायक संधि और गोद नीति में काफी ज्यादा गैप है, लेकिन सहायक संधि और गोद नीति के बीच में भी लोग आपका विरोध कर रहे थे, लेकिन आप उस विरोध को समझ नहीं पाए थे। दरअसल कंपनी के सामने चुनौती क्या हो गई, कंपनी ने चार्टर्ड एक्ट पेश करना शुरू कर दिया। ये जो चार्टर्ड था इसको बनाती थी कंपनी, कंपनी चार्टर्ड बनाती थी और महारानी से जाके साइन करवा लाती। भाई महारानी को लगता था कि हो सकता है मजदूरों की जरूरत पड़ती होगी तो कंपनी लेती होगी, ठीक है, और ब्रिटेन से मजदूरों के लिए वहां पर वेजेज यानी कि एक सैलरी भी मतलब अलॉट की जाती थी, इतना पैसा दिया जाए, लेकिन समय पैसा तो उतना ही देती थी कंपनी, लेकिन उनसे समय ज्यादा लेती थी। ध्यान दीजिएगा, समय ज्यादा लेती थी। जहां पे मशीनों का उपयोग था वहां पे मजदूरों को लगाती थी। जैसे कोल्हू था, कोल्हू उसमें बैल बांधा गया था तो बैल को हटा के सीधा मजदूर को लगा दिया। समझ रहे हैं ना, कंपनी के पास इस तरह के सारे डेटा थे, लेकिन महारानी विक्टोरिया के पास ये समस्या पहुंच नहीं पा रही थी। ठीक है, चार्टर्ड लाया कई सारा, सब पे महारानी ने साइन किया और चार्टर्ड को अंग्रेजों ने बकायदे भारत में अप्लाई किया। 5 चार्टर्ड अधिनियम लाए गए और इन चार्टर्ड ने क्या कर दिया, किसान और मजदूर इन दोनों लोगों को क्या कर दिया, प्रताड़ित कर दिया, परेशान कर दिया। और यही किसान और मजदूर उठे और इन्होंने अपने रियासतों के राजाओं से कहा और 1857 की क्या हो गई, क्रांति हो गई। ध्यान दीजिएगा, आगे 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा निष्कासित कर दिया था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। और भैया 1862 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। बहादुर शाह जफर की मृत्यु की घोषणा करने वाले कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग। आगे प्रश्न दिया, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति क्या कर दी गई, अंतरण कर दी गई। 1857 की क्रांति जो हुई इसका परिणाम क्या था, परिणाम यही था, हमने अभी बताया था आपको कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, ये शासन सीधे किसके हाथ में सौंप दिया गया, ब्रिटिश के हाथ में सौंप दिया गया। उत्तर क्या होना चाहिए, हाँ बना लीजिए, हो गया। हाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ प्रश्न करेगा भारत शासन अधिनियम, भारत स्वाधीनता अधिनियम, शासन नहीं, भारत स्वाधीनता अधिनियम, भारत का स्वाधीनता अधिनियम है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत जो ब्रिटिश शासन था ये किसके हाथ में सौंप दिया गया, तो भारत के हाथों में सौंपा गया। ध्यान दीजिएगा इस बात। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या। भाई सुनिएगा, 57 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया, दिया ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। ध्यान दीजिएगा, संख्या बढ़ाई नहीं गई बल्कि क्या की गई, घटाई गई। ठीक है, महारानी ने अपनी सेना को लगाया और केवल मात्र नियंत्रण करने के लिए लगाया। ध्यान दीजिएगा, आगे निम्नलिखित में से, अच्छा ये कथन रिपीट है ना, नहीं ये क्वेश्चन दरअसल अलग जगह से है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अलग थे, यहाँ पे ऑप्शन अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पूछा गया, बस ये डेटा जो है आपका सेम हो गया, बना लीजिए। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने, अच्छा ये नहीं लग रहा अलग अलग जगह पूछा गया है। आगे प्रश्न दिया, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, नहीं पूछा है, नहीं साहूकार थे, जमींदार थे। भाई जो ज्यादा परेशान होगा वही ना भाग लेगा। ठीक है, नहीं लेने वाले कौन थे, साहूकार और जमींदार, यानी 2 और क्या होगा, 4। ठीक है, सबसे बड़ी देखिए यही समस्या थी, किसी भी आंदोलन को, किसी भी क्रांति को करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। गांधी को भी फाइनेंशियल सपोर्ट भारत से नहीं मिला, लेकिन गांधी के कुछ एक दो ऐसे गुजराती दोस्त थे जिन्होंने गांधी की क्या करा, मदद करा। जैसे अम्मालाल साराभाई का नाम आपने सुना, बहुत ज्यादा हेल्प करा इन्होंने। और अभी भी आज भी आप लोग कहते हो कि अडानी से संबंध मत रखिए, रिलायंस से संबंध मत रखिए, जरूरी है यार। ठीक है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को हमें ऊपर ले जाने के लिए कंपनियां ही हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। कल को सरकार के पास वित्त नहीं हुआ तो सरकार को वित्त कौन प्रदान करेगा, कंपनियां करेंगी, जो कि विश्व पटल पे हमारी मजबूती को दिखाती हैं। भारत अगर पीपीपी मॉडल को नहीं लाया होता तो क्या आज आगे बढ़ता, नहीं। भारत ने कहा कि सरकारी तंत्र इतना विफल हो गया है कि हमें मजबूरन प्राइवेट तंत्र के पास जाना पड़ रहा है। हाँ, अब प्राइवेट और सरकारी दोनों को जोड़ देंगे तो शायद काम अच्छा होगा और बहुत सारी लिमिटेड कंपनियां बनाएंगे जो कि लिमिटेड होती हैं, सरकारी तंत्र को फॉलो करती हैं, लेकिन कानून उनका होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा टी। आगे प्रश्न है, तथ्यों पर विचार करिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में होती है, बात क्या है, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा गया। बात सही है क्या, सुनिए पढ़ने दीजिए मुझे। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता, हाँ ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो। आगे बढ़िएगा, ठीक है। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही संग्राम था। यह बात किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, सैनिक विद्रोह की संज्ञा देने वाले कौन थे, डिज़ायले। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई थी। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया था। सही पूछ रखा है आपको ना। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मितप्राय बना दिया। बात क्या है, कंपनी को खत्म कर दिया, कंपनी एकदम से साफ हो गई, BEI से कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो गया इसमें। आगे दिया है
कि 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? हिंदू मुस्लिम विभाजन, अंग्रेजी सरकार को समर्थन, बादशाही वापस लेना या भारी जुर्माना, राजस्व मांग या विरूपण या आरोपण। ध्यान दीजिए, आजमगढ़ उद्घोषणा के बारे में पूछ रखा है। 25 अगस्त को आजमगढ़ से एक उद्घोषणा हुई, ध्यान दीजिएगा, उसमें किस विषय पर बल दिया गया था? किस विषय पर बल दिया गया था? हिंदू मुस्लिम के विभाजन के विषय पर बल दिया गया था या अंग्रेजी सरकार को समर्थन देने संबंधी विषय पर बल दिया गया था? भैया ध्यान दीजिएगा, किस विषय पर बल दिया गया था? तो अंग्रेजी सरकार को समर्थन देने। कहा गया कि जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार, यदि अंग्रेजी सरकार का भारतीय रियासत अगर समर्थन न करे, रियासत अगर क्या करे, समर्थन न करे, तो अंग्रेज अपने आप ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसी को कहा गया आजमगढ़ उद्घोषणा। उत्तर लगा लीजिएगा बी। आगे बढ़िएगा, दिया है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह कहा। भारतीय विद्रोह कहा। तो 1857 की क्रांति को हम भारतीय विद्रोह कह सकते हैं क्या? दिया ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। भाई भारत के लोग ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे और ब्रिटिश के इतिहासकार इसे क्या कहेंगे? भारतीय विद्रोह। इसने भारत में शिरिया कंपनी की शासन प्रणाली को करारा झटका दिया। बात क्या है? प्रश्न दिया है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने निम्नलिखित में से किसे साहिबे शाह आलम बहादुर की उपाधि दिया था? किसको दिया था? बख्त खां। और नेतृत्व इसने कहां से करा था? दिल्ली से। कहां से किया था? करंट अफेयर का कौन सा क्वेश्चन छूटा था? अच्छा, दिया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? 1857। किसको जाना जाता है? 1857 को। 1857 को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। और आगे बढ़िएगा, दिया है कि डैश डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा गया। 1857 को कहा गया। आगे प्रश्न दिया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, शासन का विरोध करना शुरू किया जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में बनाया गया। किसको? ब्रिटिश। क्वेश्चन दोनों जगह अलग अलग था, उत्तर सेम है खाली। आगे प्रश्न दिया है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। सुनिए, सूचना सुन के जाना है यहां से। ध्यान दीजिएगा, गोरखा सिख और कहां से थे? पंजाबी। सुनिएगा, सूचना एक सुन लीजिएगा, 7 नंबर है। लीजिएगा, नई दिल्ली। और नहीं करिए। 29 नंबर। हाँ भैया, क्या परेशानी है? अरे साहब मत बोलो, आप एक एक तो थोड़ी चेक करेंगे। क्या चीज? क्या दिया था? लाइए देखें तो। आप लोग थोड़ा सा समझा करिए ना। आप ही कल उस दिन दिखाया था ना बीईओ का पेपर, आपने दिखाया था बीईओ का पेपर। वो जो बीईओ का पेपर आपने दिखाया था उसका टेक्स्ट बुक में उत्तर गलत है। हाँ। ओ ये बात थी उसमें, उसको देखिएगा आप मुझे दिखाए थे लेकिन वो ठीक नहीं था। अफसरों की अक्षमता क्या दिया है? सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था। भाई एक सेकंड सुनिएगा, लीजिए लीजिए, ये तो मान लीजिए फोन की बात है, सुनिए। देखिए, जो भारत के सिपाही थे, सुनिए जरा, जो फैक्ट है वो सुनिए ना। जो भारत के सिपाही थे, सिपाही जब अंग्रेज इनको उठाकर, भारत के सिपाही या मजदूर खेमे के जो भी लोग थे, जब इनको अंग्रेज उठाकर समुद्र पार ले जाते थे तो सिपाही इसका क्या करते थे? विरोध करते थे। कहते थे समुद्र हमारी माता, हम इसको पार नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन था ना रीजन। ठीक है, ये ऑथेंटिक सवाल है और इसका ऑथेंटिक जवाब है। ये उत्तर की से लिया गया। थोड़ा सा आप लोग बचिए ना, टेक्स्ट बुक वगैरह जो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा बचा रखना होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। दरअसल ये वाला नहीं है, ये सवाल आपका सही जवाब है। और कौन सा छोटा है? और इसीलिए सब बैठा है। मुझे लगा जा कहा नहीं रहा है सब। इसका उत्तर क्या है? मौलवी अहमदुल्ला। बाकी ठीक है, होमवर्क नोट करिएगा। कल क्या है? शुक्रवार है।